वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने ये एग्जांपल देखा था बिज़नेस का, जिससे हमें पता चलता है कि एक बिज़नेस में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और उन ट्रांजैक्शंस को हम मेमोराइज़ नहीं कर सकते, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती थी? अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। इन एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस किस जगह पे अकाउंटिंग फॉलो किया जाता होगा और किस किस जगह पे शायद नहीं किया जाता होगा, राइट? ओके। फिर हमने देखा था कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग की, जो कहता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की और समराइज़ करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे के वैल्यू में हम तब मेजर करते हैं उनको, जो ट्रांजैक्शंस होती है, इवेंट्स होते हैं वो, और जो वो होते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर के, और इंटरप्रेट करते हैं उनके रिजल्ट्स, राइट? फिर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, जिसमें हम पता लगाते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो है फाइनेंशियल नेचर की है या जो मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। फिर उनको मेजर करना यानी उनकी वैल्यू पता करना कि उस ट्रांजैक्शन की कितनी वैल्यू है, राइट? फिर उनको रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर उन्हें क्लासीफाई करना यानी डाइवर्स अकाउंट को हर एक अकाउंट की एंट्रीज एक पर्टिकुलर अकाउंट में करना। फिर समराइज़ करना, एक प्रॉपर समरी बनाना जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चले। फिर उन प्रॉफिट एंड लॉस को हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो हुआ है, और फिर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस या रोल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग किस किस काम आता है, राइट? सबसे पहले आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको मेमोराइज़ करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो समरी हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि बिज़नेस से हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, राइट? फिर जो थर्ड पार्ट है वो है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन हम किससे पता लगाते हैं? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट्स में क्या क्या होता है कि कैपिटल कितना होता है जो इन्वेस्टमेंट होती है, हमारा उधार कितना होता है जो लोन्स होते हैं, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एसेट्स होती हैं, हमारी प्रॉपर्टी होती हैं, वो सब। हमें पता चलता है कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, जो हमारा बिजनेस है वो किस लेवल पे स्टैंड करता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। इसमें हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट की वर्किंग में, डे टू डे वर्किंग में कैसे हेल्प करता है। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है मैनेजमेंट को, अकाउंटिंग के जो डेटा होता है वो किस तरह यूज़फुल होता है। फिर अकाउंटिंग क्या करता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमें पता चलता है कि प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है, सेल्स कितनी बड़ी है हमारा बिजनेस कितना ग्रो हो रहा है। ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन देता है? अकाउंटिंग देता है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स में हमने ये पढ़ा था कि जो हम एसेट्स परचेज कर लेते हैं या फिर जो हम एक्वायर करते हैं, हमें उस चीज़ का एक रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, उससे हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपरली अपने एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स में हमने पढ़ा था जो टैक्सेशन होता है, इनकम टैक्स और जीएसटी, जो भी कंपनी को पे करने हैं, या वो कैसे पता चलता है? हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है, राइट? फिर हमने एडवांटेजेस पढ़ा था, जिसमें एडवांटेजेस में असिस्टेंट टू मैनेजमेंट था, पार्टनरशिप फर्म में हेल्पफुल होता है। फिर अगर बिज़नेस सेल करना है तो हम अकाउंटिंग के थ्रू बिज़नेस की वैल्यू पता कर सकते हैं, राइट? उसी तरह एविडेंस ऑन इन कोर्ट है कि कोर्ट में हम एज एविडेंस यूज़ कर सकते हैं अकाउंटिंग को। जो बैंक से हमें अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए या किसी उधार को वापस देने के लिए जो लोन्स चाहिए होते हैं वो हम किससे लेते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू बैंक से हम जल्दी फैसिलिटेट करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि बैंक जल्दी अप्रूव कर देंगे अगर उन्हें दिख रहा है कि जो अकाउंट्स है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है और बिज़नेस जो है उनका लोन रीपे कर सकता है। फिर टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स और जीएसटी हमें पता चलती है अकाउंटिंग से कि हमारी इनकम कितनी है, उस पर फिर इनकम टैक्स कितना जो है गवर्नमेंट हमसे चार्ज करेगी, राइट? फिर कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ा जो हमने पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है वो इस ईयर के कंपैरिजन में कैसी है, या इस ईयर के जो कंपैरिजन में
हम देख रहे हैं कि पास्ट ईयर से हमने कितना बेटर किया है या हम कितने डाउनवर्ड गए हैं अपने परफॉर्मेंस में। फिर रिप्लेसेस मेमोरी, कि अब हमें हर चीज़ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस की प्रोवाइड करता है हमें, कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। सो फुली एग्जैक्ट से हम क्या समझते हैं कि जो अकाउंटिंग में एजम्पशंस या एस्टिमेट्स लिए जाते हैं, जैसे कि जो यूज़फुल लाइफ होती है किसी भी एसेट की, समझ लीजिए हमारे पास एक हमने कंप्यूटर परचेज़ किया, हम सोच रहे हैं कि उसकी एस्टिमेटेड जो लाइफ है वो 10 साल की रहेगी, पर एक्चुअली में अगर वो 5 साल में ही ख़राब हो जाता है और मतलब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाता है कि वो किसी काम का रहे ही ना, सो हमें उसे निकालना ही पड़ेगा। सो क्या अकाउंटिंग इसमें एग्जैक्ट है कि जो यूज़फुल लाइफ हम एस्टिमेट कर रहे थे, जो हम सोच रहे थे कि एस्टिमेट लाइफ जो उसकी है वो है 10 साल, लेकिन क्या एक्चुअली में वो 10 साल पूरे कर रही है? नहीं कर रही, राइट। सो इसीलिए अकाउंटिंग क्या है, फुली एग्जैक्ट नहीं है। फिर जो सेकंड है वो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जो अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन होती है वो रियल नहीं है, या फिर कह सकते हैं वो एस्टिमेट्स पे ज़्यादा बेस्ड है। सो एसेट्स का एग्जांपल ही देखते हैं हम, जो एस्टिमेटेड लाइफ होती है उसकी, सो वो किस पे लेते हैं हम? एस्टिमेशन पे लेते हैं, राइट। सो और जो हम उसकी डेप्रिसिएशन करते हैं, या फिर जो हम सोचते हैं कि हर साल एसेट की किसी भी कंप्यूटर वगैरह की जो हम ले रहे हैं, कार परचेज़ कर रहे हैं या कोई मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, सो उसकी जो वैल्यू गिरती है उसमें भी हम एस्टिमेट लेते हैं। अगर समझ लीजिए कोई 10,000 का फ़ोन लिया मैंने, तो 3 साल में अगर मैं समझ लीजिए उसकी पर ईयर 1000 रुपीज़ कम कर रहा हूँ, सो 3 साल बाद वो 7000 का पड़ेगा, मुझे 7000 का पड़ेगा वो फ़ोन, राइट। सो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, पर क्या पता वो 7000 से भी कम हो जाए मार्केट वैल्यू जो उस फ़ोन की है। सो ऐसा भी हो सकता है। सो ये रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वही ट्रू हो। फिर जो थर्ड है वह इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जो भी हमारा स्टाफ है या जिनसे हम काम ले रहे हैं, सो अकाउंटिंग उनकी क्वालिटी को मेजर नहीं करता। अब कोई तो, जैसे हमारे पास 2 पर्सन है, 2 पर्सन का हर एक का काम अलग अलग होता है, कोई जल्दी काम करता है, कोई थोड़ा स्लो करता है। सो इनकी एफिशिएंसी या समझ लीजिए जो उनकी क्वालिटी है काम करने की, डिसीजन लेने की, सो वो डिफरेंस हो जाता है दोनों में। सो ये अकाउंटिंग मेजर नहीं करता, इनको इग्नोर कर देता है। सो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि अकाउंटिंग जो है प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर कर देता है। प्राइस लेवल चेंजेस क्या होते हैं कि जैसे जो रुपीज़ की वैल्यू 1990 में या 2000 में होगी, क्या वो रुपये की वैल्यू आज भी उतनी है? समझ लीजिए एक लाख रुपए जो 1990 की 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी, क्या आज 1 लाख रुपए की भी वैल्यू वही है? नहीं ना, उस टाइम से बहुत कम हो गई है। सो उसके अलग अलग रीजंस होते हैं, लेकिन जो प्राइस लेवल चेंज है वो उनको इग्नोर कर देती है अकाउंटिंग। फिर फिफ्थ जो है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं या जो मैनेजमेंट होती है वो अकाउंट्स को इस तरह से चेंज कर देते हैं या समझ लीजिए इस तरह से दिखाते हैं जिससे ये लगता है कि उनकी जो बिज़नेस है वो काफ़ी प्रॉफिट में है, पर क्या पता है एक्चुअली में वो प्रॉफिट में ना हो। सो अकाउंटिंग की ये एक लिमिटेशन है। फिर अब पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। सो एक बिज़नेस में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और इवेंट्स होते हैं। सो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, किसी भी प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है? तब हम बिज़नेस में कुछ बेचेंगे या कुछ आगे हम कुछ खरीदेंगे किसी से, सो ट्रांजैक्शंस वहीं से स्टार्ट होते हैं। जो हम गुड्स बेच रहे हैं उसको हम कहीं से खरीदेंगे या उसको बनाने के लिए हम कुछ रॉ मटेरियल खरीदेंगे, सो ये ट्रांजैक्शन हो जाती है। सो अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत वहाँ से होती है। फिर तब ये ट्रांजैक्शन हो जाती है, हम उन्हें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बुक्स होती हैं, जिनमें एक है कैश बुक जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर दूसरी है परचेज बुक जिसमें जो हम क्रेडिट पे ख़रीदते हैं, मतलब जो उधार में लेते हैं, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक में जो हम बेचते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। सो किसी भी बिज़नेस में हम तब कुछ बेचते हैं, सो हम पहले कुछ खरीदते हैं, राइट। सो खरीदना और बेचना दोनों ही क्या होते हैं, एक प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है। सो अकाउंटिंग के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं। सो हम पहले खरीदते हैं गुड्स या जो हम बेच रहे हैं वो, और हम आगे बेचते हैं, राइट। सो हम पहले ट्रांजैक्शन करते हैं।
फिर ट्रांजैक्शंस होने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। सो रिकॉर्ड करने के लिए हम इन बुक्स का यूज़ करते हैं। कैश बुक, जिसमें कि कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी कैश में होता है, राइट, जो भी नगद में होते हैं हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। फिर परचेस बुक में जो भी हम उधार पे ख़रीदते हैं वो हम परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर सेल्स में जो भी हम बेचते हैं उधार पे वो हम रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न में जो हम खरीदते हैं उधार पे और उसमें से कुछ हम रिटर्न करते हैं। समझ लीजिए मैंने 100 यूनिट्स उधार पे ख़रीदे हैं, फिर उसमें से मैं 10 यूनिट्स रिटर्न कर रहा हूँ। सो वो किस में रिकॉर्ड करूँगा, मैं परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करूँगा। फिर इसी तरह तब हम कुछ बेचते हैं वो, और जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमें रिटर्न करते हैं, सो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, वो सेल्स रिटर्न बुक में। फिर अगला जो है बिल्स पेबल में, तब हम किसी भी से भी सामान उधार में लेते हैं, सो हम एक बिल बना के देते हैं उन्हें कि हम इस पे पेमेंट कर देंगे इतने डेट पे और इतने महीने के बाद। सो हम ये सब कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बिल्स पेबल में। और जो हम उधार पे बेचते हैं उसके बदले में हम एक बिल लेते हैं, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक में। सो आप अब सोच रहे होंगे कि सभी ट्रांजैक्शंस तो इनमें रिकॉर्ड हो गई, सो जनरल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करते होंगे। सो जनरल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी ट्रांजैक्शंस हम इन बाकी सारे ऊपर के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, वो ट्रांजैक्शंस आती है जर्नल प्रॉपर में। फिर ये स्टेप होने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास जितने भी अकाउंट से हम डील कर रहे हैं, इनमें से जितने भी हैं हम अलग अलग पार्टी से जितनों से भी डील कर रहे हैं, उनको हम एक अलग अलग सब के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट बना देते हैं। जैसे शिव कोई हो गया, उसके साथ हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस करी उसके लिए एक अलग अकाउंट बन जाएगा जो शिव के नाम से होगा, कि शिव अकाउंट से इतने हमने पैसे या इतना गुड्स हमने बेचा है और इतने पैसे मिले हैं उनसे। सो उनके जो पर्टिकुलर उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है हम वो उनमें रिकॉर्ड करते हैं। सो उसे हम कहते हैं क्लासीफाइंग। फिर जो हमें क्या करते हैं, समरी बनाते हैं। समरी में क्या क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, जिसमें जो भी लेजर के बैलेंसेस होते हैं उनको हम शिफ्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, राइट। सो ट्रायल बैलेंस से हमें जो वैल्यूज़ मिलती है हम उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं अपना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। फिर समरी बनाने के बाद हम उसे एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं जो रिजल्ट्स हमें अपने बिजनेस से पता चले हैं। सो अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। सो सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। फिर हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इनका क्या कहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये जो हम प्रिपेयर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फिर एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, और हम क्या डिटरमाइन करने के लिए ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए ये सब हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि इससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, कि बिज़नेस हमारा कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितना ग्रो हुआ है, पिछले साल से हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो ये एस्पेक्ट देखा जाता है जो फाइनेंशियल नेचर का होता है, जो मनी टर्म्स में होता है, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होता है खर्च। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी खर्च हमारा हुआ है किस में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी भी ऑपरेशन में, या किसी भी प्रोसेस एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं। अब जैसे समझ लीजिए जो हम चीनी खाते हैं, सो चीनी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, उस शुगर केन से प्रोड्यूस होती है। सो शुगर केन को प्रोसेस करके ही हम जो है चीनी बनाते हैं, राइट। सो उसमें कितना कॉस्ट आता है हमें, सो वो हमें पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी हमें मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्च आ रहा है वो हम किस में पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं।
प्रोसेस का और एक एग्जांपल समझेंगे हम। जो भी एक क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को तो हम प्रोसेस करते हैं, सो उसी से हमें क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उसी से हमें कोक भी मिलता है। सो ऐसे ही अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें किससे मिलते हैं, क्रूड ऑयल से मिलते हैं। सो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने में जो खर्च आता है वो हम किसके अंडर पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर में, राइट। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं हम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है जो भी इंफॉर्मेशन होती है, किससे रिलेटेड होती है इंफॉर्मेशन, जो भी फंड्स है, कॉस्ट है और प्रॉफिट्स है, जो भी पैसे से रिलेटेड होती है, खर्च से रिलेटेड होती है और हमारा जो प्रॉफिट होता है उससे रिलेटेड होती है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है वो हम किस में स्टडी करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टडी करते हैं। फिर ये किस में हेल्प करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है किसी भी डिसीजन को लेने में, और जो मैनेजमेंट की नीड्स होती हैं उन्हें एड्रेस किया जाता है इसके अंदर। अब जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल में हमने पढ़ा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है हमारा, सो कितना हमें सेल्स हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि हमारी बैलेंस शीट किस तरह है। कॉस्ट हम पढ़ जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। सो बच जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसके इंटरेस्ट में होती है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है मैनेजमेंट के इंटरेस्ट में, कि मैनेजमेंट में जैसे कि हम रेशियो देखते हैं कि हमारा कितना जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसमें से हमें कितना मिल रहा है, सो उसका कितना परसेंटेज हम कमा रहे हैं, कितना परसेंट हमने टैक्स दिया है। सो ये जो स्टडी करते हैं जिसमें हम पाई ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ये सब सो हम एनालाइज करते हैं कि इतना परसेंटेज हमारा उसमें जा रहा है। अगर हमने किसी से लोन लिया है सो उसका इंटरेस्ट परसेंट कितना जा रहा है। सो ये सब चीज़ हम किस में स्टडी करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टडी करते हैं, राइट। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बाद अब हम पढ़ते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब आप कहेंगे सिस्टमैटिक मैनर में बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना और एक आर्ट होना, ये तो हमने अकाउंटिंग के लिए पढ़ा था। सो हाँ, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग जो प्रोसेस है वो अकाउंटिंग के अंडर ही आता है। जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, राइट। सो अब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में समझेंगे कि एक्चुअली में डिफरेंस है क्या इनमें। जो अभी हमने पढ़ा था कि बुक कीपिंग भी आर्ट है रिकॉर्डिंग करने की सिस्टमैटिक मैनर में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, और अकाउंटिंग भी एक आर्ट थी सिस्टमैटिक प्रोसेस में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, राइट। सो इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे ये दोनों अलग है। सो पहले हम पढ़ते हैं कि इनका स्कोप में क्या डिफरेंस है। सो बुक कीपिंग क्या क्या कवर करती है, बुक कीपिंग कवर करती है आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और रिकॉर्ड करना। सो ये क्या करते हैं, तब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है पहले हम उन्हें समझते हैं कि इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उनका पता लगाते हैं हम, राइट। किसी भी ट्रांजैक्शंस को पता लगाते हैं जो हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर उनको मेजर करेंगे। जैसे समझ लीजिए मैंने 10 पेन खरीदे, सो इससे मैं क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मैंने 10 पेन खरीदे। सो एक ये ट्रांजैक्शन है, इसमें मनी इन्वॉल्व है। पेन खरीदूंगा तो या तो मैं कुछ पैसे दूंगा या तो उधार पे लूंगा। सो उधार पे भी लूंगा तो मैं कुछ वैल्यू पे लूंगा ना उधार। सो आइडेंटिफाई कर लिया मैंने कि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब वो 10 पेन का कितना कॉस्ट है या कितने वैल्यू है उसकी, उसको मैं मेजर करूंगा। समझ लीजिए एक पेन जो है वो 10 रुपये का है, तो 10 इंटू 10 करेंगे हम, 100 हो जाएगा, तो 100 रुपये उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर उनको क्लासीफाई करेंगे। कैसे क्लासीफाई करेंगे कि हमने किससे लिया या ट्रांजैक्शन किया, तो एक पेन का अकाउंट बन जाएगा, एक में कैश बन जाएगा। सो उन दोनों में हम क्लासीफाई करेंगे कि हमने पेन किससे ख़रीदा था, सो उनका नाम आ जाएगा, और कैश पे किया था तो कैश में उनका नाम आ जाएगा। सो ये हम रिकॉर्ड करेंगे बुक कीपिंग में। क्या क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे
मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें क्लासीफाई करेंगे। अब अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस के हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। उन्हें क्या करते हैं, समराइज। समराइज से हम जैसे समरी वर्ड आ जाता है हम समझ जाते हैं क्या क्या बनेगा उसमें। ट्रायल एंड बैलेंस, उसमें क्या क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। फिर उसको क्या करेंगे, हम इंटरप्रेट करेंगे और फिर कम्युनिकेट करेंगे रिजल्ट्स को। अब स्टेज देख लेते हैं हम। तो स्कोप से हमें समझ में आ गया होगा कि जो हम स्टार्टिंग में करते हैं वो क्या होती है, हमारी बुक कीपिंग होती है, और अकाउंटिंग में जो करते हैं वो क्या होता है, बुक कीपिंग के बाद का प्रोसेस है। बुक कीपिंग क्या होगी, प्राइमरी फंक्शन हो गया या प्राइमरी स्टेज हो गया, मतलब जो पहले आता है, और अकाउंटिंग क्या हो गया, सेकेंडरी स्टेज या जो बाद में आता है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बाद आ रहा है। फिर इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होता है। बुक कीपिंग में क्या उद्देश्य है कि हम जो है प्रॉपर रिकॉर्ड को बना के रख सकें या मेंटेन कर सकें। हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे हमारे, उन्हें हम प्रॉपरली मेंटेन कर सकें, बस इतना काम है हमारा बुक कीपिंग में। लेकिन अकाउंटिंग में क्या रोल है, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है कि हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए कि हमारी कितनी ग्रोथ हो गई, और हम जब हमने स्टार्ट किया था और अब हम किस मुकाम पे हैं, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, हमारा जो बैलेंस शीट में बैलेंस है वो कितना है। ठीक है। फिर नेचर ऑफ जॉब देखेंगे हम कि इनका किस टाइप का जॉब होता है। ये क्या है, रूटीन है, डेली डे टू डे बेसिस का जो काम है वो होता है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है हम उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्लासीफाई कर रहे हैं मेजर करके, राइट। ये क्या है, एक रूटीन जॉब है, क्योंकि हर रोज़ हम डील कर रहे हैं किसी से, कुछ बेच रहे हैं या हम कुछ खरीद रहे हैं। डेली ट्रांजैक्शंस हो रही है। ऐसा अगर एक दिन छोड़ के एक दिन हो रही है या डेली रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती रहती है किसी भी बिजनेस में। ये क्या है, एक रूटीन जॉब है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारी ट्रांजैक्शंस को अगर हम इकट्ठा रख दें और फिर बाद में रिकॉर्ड करें। ये हमारा जॉब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके लिए हम रूटीनली डेली बनाते रहते हैं रिकॉर्ड्स, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते रहते हैं। जो अकाउंटिंग होता है उसमें क्या होता है, एनालिटिकल और डायनामिक। एनालिटिकल मतलब हम किसी भी चीज़ को डीपर स्टडी करते हैं, उसकी जो भी एलिमेंट्स होता है उनको अलग अलग करके हम समझते हैं। जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी सारे एलिमेंट्स आते हैं, सैलरी हो जाती है हमारी, कुछ और खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, समझ लीजिए आप वेयर हाउस में ले रहे हैं। उन्हें हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें हमारा इतना खर्च हो रहा है, रेंट में हमारा इतना खर्च हो रहा है। और डायनामिक यानी जो चेंज होता रहता है, जिसमें लगातार परिवर्तन आते रहते हैं, कि वो स्थायी नहीं है। कभी हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। जो सेल्स होती है कभी वो बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ये डायनामिक होता है। एनालिसिस करना ये है जॉब हमारा। और जो रूटीन मतलब चेंज होता रहता है ना, सेल्स चेंज होते रहती है, हम ये समझ में आ जाता है कि डायनामिक है वो नेचर में। फिर किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है ये। इसमें जो बुक कीपिंग होती है वो अनट्रेंड या फिर जो कम ट्रेंड है, वो भी सिर्फ रिकॉर्ड ही तो बनाने हैं हमें और क्लासीफाई करना है। बेसिकली जो हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो उन्हें देख के हमें रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो अकाउंटिंग है इसमें क्या लगती है, एनालिटिकल एबिलिटी लगती है। इसमें जो है स्टाफ को क्या होना चाहिए, प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए। समझ लीजिए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप किसी कारपेंटर से कोई काम करवाते हैं, ठीक है, उसके लिए अगर आपको जो है अगर बेड बनवाना है तो उसके लिए कारपेंटर की ज़रूरत है। वो प्रॉपरली बता सकते हैं कि कितना डायमेंशन का बेड बनेगा, कितना लंबा बनेगा, कितना चौड़ा बनेगा। उस हिसाब से वो जो है लकड़ी को कट करता है, राइट। अगर आप किसी को ऐसे ही कह दोगे कि मुझे एक बेड बनाना है, तो अगर वो उसमें ट्रेन नहीं है तो क्या आपका बेड प्रॉपरली बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, राइट। इसी तरह जो अगर अकाउंटिंग आपने अनट्रेंड स्टाफ से करवा दी या जो कम ट्रेंड है अकाउंटिंग में, क्या आप प्रॉपरली बैलेंस शीट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे।
सो इसलिए इनमें स्पेशल स्किल्स क्या रिक्वायर होती हैं, बुक कीपिंग में कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायर नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में जो स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना। मतलब किसी भी चीज़ को समझना जो है इंटरप्रेट करना समझते हैं कि उसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है। अगर हमारा इतना खर्च हो रहा है और हमारी इतनी इनकम है तो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा प्रॉफिट कैसे है, कितना आ रहा है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है और खर्च कम है तो इससे हम ये इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और अगर इसका उल्टा होता है तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। सो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब इस डायग्राम से हम समझेंगे कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग आप देख रहे हैं जैसे प्राइमरी फंक्शन अभी हमने पढ़ा था। सो बुक कीपिंग ये है छोटा वाला सर्कल, सबसे छोटा जो है, राइट। सो बुक कीपिंग के बाद हम आते हैं अकाउंटिंग की ओर, जो बुक कीपिंग के बाद शुरू होती है। फिर जो थर्ड है वो है अकाउंटेंसी, जो आपका पेपर भी है। आपका जो पेपर है वो अकाउंटिंग नाम से नहीं है, आपका पेपर है अकाउंटेंसी के नाम से। सो अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इनमें। सो अकाउंटेंसी क्या है, ऑफ अकाउंटिंग। इसका क्या मतलब है, जो अकाउंटेंसी है इसमें हमें मिलती है नॉलेज। ये एक ब्रॉड डोमेन है, ये बड़ा है, ठीक है। ये हमें बताता है कि हमें कैसे चीज़ों से डील करना है, राइट। कौन सी ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, कौन सी को नहीं करना। जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हम छोड़ देते हैं। सो ये हमें कैसे पता चलता है, ये एक नॉलेज से पता चलता है, जो है अकाउंटेंसी। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग है एक्शन या प्रोसेस। सो एक एग्जांपल से समझेंगे। तब कोई भी पायलट प्लेन उड़ाता है, सो प्लेन उड़ाने से पहले वो नॉलेज गेन करता है कि उसको प्लेन कैसे उड़ाना है, राइट। सो नॉलेज गेन करता है, उसको आप समझ सकते हैं वो है अकाउंटेंसी। और तब वो प्लेन उड़ाता है एक्चुअल में, सो उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है। सो अकाउंटिंग है एक्शन और जो अकाउंटेंसी है वो है नॉलेज। इसमें बेसिकली हम अकाउंटेंसी बताती है कि हमें कैसे कैसे किस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, किन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, लेकिन उनको कौन अप्लाई करता है, जो अकाउंटिंग करता है। सो बेसिकली अकाउंटेंसी है थियरी, ऐसे समझ सकते हैं। अकाउंटेंसी है थियरी और जो अकाउंटिंग है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो हम अप्लाई करते हैं वो होती है अकाउंटिंग। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने अब देखा कि कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम किस प्रोसेस को अपनाते हैं, बुक कीपिंग को। सो बुक कीपिंग हमारा क्या है, प्राइमरी प्रोसेस है। फिर उसके बाद हम बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। सो हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं ताकि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें, फिर उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकें। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम करती हैं एज अ डेटा या एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो उसी इंफॉर्मेशन को हम क्या नेम करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम नेम करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। सो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है। पहली जो प्रॉफिट या सरप्लस से रिलेट करती है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है, इन स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चलता है। किसके थ्रू, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, जहाँ ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है, राइट। जो सेकंड है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिस्क्राइब फॉर्म शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के फॉर्म में बनाते हैं।
जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है। जो थर्ड अकाउंट जो बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये किस केस में बनाई जाती है? जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है नॉट फॉर प्रॉफिट। सो नॉट फॉर प्रॉफिट कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो सोशल सर्विस के लिए बनती हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गए। सो ये क्या होते हैं? ये नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं। फिर जो सेकेंड पॉइंट है वो है रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे बिजनेस ने कितना ग्रोथ किया है, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, अभी कितने हमारी प्रॉपर्टी है। सो ये सब हमें कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमें बैलेंस शीट के द्वारा या बैलेंस शीट के थ्रू, राइट। सो जो थर्ड पॉइंट है वो है रिलेटिंग टू कैश फ्लोज। सो जैसे कि नाम में सजेस्ट कर रहे हैं कैश फ्लोज, सो इसमें कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि पूरे ईयर में कितना कैश आया और कितना कैश गया, राइट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें पता चलता है कि हमने कहाँ कहाँ से कैश हमारे पास आया और कहाँ गया, और जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है हमारा, हमने कहाँ कहाँ कैश यूज़ किया है, राइट। वेरी गुड। तो इन इंफॉर्मेशन के थ्रू किसी भी बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या डिसीजन जो हैं वो लिए जाते हैं, जो इन स्टेटमेंट से हमें पता चलती हैं कि हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है अभी। सो जैसे कि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे, सो इन इंफॉर्मेशन की कुछ क्वालिटीज़ भी होंगी, राइट। सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? पहली जो बात है रिलायबल या रिलायबिलिटी। सो जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं ये दोनों छोर से बंधी हुई है और इस पे बहुत प्रेशर आ रहा है जो कि ये होल्ड कर पा रही है। सो ऐसे ये इतनी रिलायबल है कि ये जोड़े जा सकते हैं। इनको आपने देखा होगा जब भी हम ट्रैकिंग पे यूज़ करते हैं, फिर माउंटेन क्लाइंबिंग पे यूज़ करते हैं। सो इन सब चीज़ों पे हम इसे यूज़ करते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम कैराबाइनर कहते हैं। सो इस टूल का इतना यूज़ क्यों होता है? इस टूल का इतना यूज़ होता है क्योंकि ये क्या है? डिपेंडेबल है। ऐसे ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? डिपेंडेबल होनी चाहिए, बायस फ्री होनी चाहिए। मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहा है उसे ऐसा नहीं शो करना चाहिए कि उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट उसमें दिखाई दे, राइट, या फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो उसको चेंज कर दे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस कर दे या मैनिपुलेशन कर दे। फिर वेरीफाइबल होनी चाहिए, यानी कि तभी हम अगर जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और हमने जो रिकॉर्ड्स हमारे बनाए हैं या फिर जो हमें रिसिप्ट्स मिलती हैं किसी ट्रांजैक्शन की, सो वो मैच होने चाहिए, उससे वेरीफाई कर सकते हैं हम ताकि, राइट। सो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिलेवेंस। रिलेवेंस में क्या समझेंगे हम कि व्हाट यू वांट टू से और व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन। सो इनका जो भी कॉमन पार्ट है, मतलब जो हम बताना चाहते हैं और जो वो इंटरेस्टेड है सुनने में, सो उसे क्या कहते हैं? हम रिलेवेंस कहते हैं। सो अगर सिंपल समझना चाहें तो क्या होनी चाहिए? वो यूज़र को जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है उनसे रिलेवेंट होनी चाहिए। जैसे बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट को रिलेवेंट डेटा चाहिए होता है कि हमारे सेल्स कितने हैं, जो हमारे प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है। सो रिलेवेंट है उनके लिए। सो जो भी यूजर्स होते हैं उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? सो जो थर्ड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट है, राइट। सो इनको हम ऐसे समझेंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। सो किसी भी चीज़ को कंपेयर करने से पहले हमें वो समझ तो आनी चाहिए कि वो है क्या। अब जैसे इस एग्जांपल में हम देखेंगे, एक यहाँ पे है रेड एप्पल और दूसरा है ग्रीन एप्पल। सो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने से पहले या इन दोनों को हम अलग अलग बताने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या हैं? एप्पल हैं। अगर कोई एप्पल हो
और एक ऑरेंज हो, सो हम क्या उनको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना, राइट, क्योंकि वो सिमिलर नहीं है। सो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब क्या होता है कि समझ होनी चाहिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, या फिर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। फिर जो फोर्थ पॉइंट है कंपेरेबिलिटी, सो उसमें हम क्या करते हैं कि वो कंपैरिजन को फैसिलिटेट कर सकती है या फिर कंपैरिजन को वो इजी बनाती है। सो अगर एक यूज़र जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करता है क्या करने के लिए, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के प्रीवियस ईयर से और करंट ईयर से अगर कंपेयर कर रहा है, सो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और अगर वो यूज़र एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से अगर कंपेयर करेगा, उन दोनों की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से अगर कंपेयर करेगा, सो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़कर हमें ये समझ में आता है कि रिलायबिलिटी हो गया, रिलेवेंस हो गया, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गया, कंपेरेबिलिटी हो गया। सो ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसके लिए रिलेवेंट होगी या फिर किसके लिए वो यूज़फुल होगी? वो इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो यूज़ कर रहे हैं इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, और किसके लिए हो सकता है? एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी हो सकता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन उनका कुछ इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसी के साथ अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़कर हमने ये समझा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। सो इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जिन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का तो एक्सेस होता ही है, उसके साथ जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उनका भी एक्सेस होता है। और एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं उन्हें सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है, ना कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। सो अब डिफरेंस समझने के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, जो जर्नल बनाते हैं उन्हें लेजर में कन्वर्ट करते हैं, सो उन सब चीज़ों का एक्सेस किसको नहीं होता? एक्सटर्नल यूजर्स को नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक्सेस किसका होता है? कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का और बैलेंस शीट का, राइट। सो अब इंटरनल यूजर्स में हम देखते हैं ओनर्स जनरली वही होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में। सो नेचुरल है कि उन्होंने जहां अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, सो क्या उन्हें रिटर्न मिलेगा? क्या उनका बिजनेस ग्रो होगा? सो ये सब चीज़ें वो सोचते हैं। सो नेचुरली वो इंटरेस्टेड हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से उन्हें ये डिपिक्ट हो जाता है या उन्हें ये दिख जाता है कि बिजनेस किस ट्रैक पे चल रहा है और उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है उनके बिजनेस से, राइट। सो सेकंड जो है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है। बैकबोन इन द सेंस कि मैनेजमेंट जो डे टू डे वर्किंग होती है बिजनेस में उसे मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है और उसे कैसे वर्क करना चाहिए वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे डिपेंड होता है। सो मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है बहुत सारे। सो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए उन्हें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में उन्हें बिजनेस कैसे ग्रो करना है, कैसे उसकी वर्किंग अभी कंडीशन चल रही है उससे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सो ये सब डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, राइट। सो इंटरनल यूजर्स में यही थे। एक्सटर्नल यूजर्स में हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। सो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को क्यों नीड होगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को इसलिए नीड है कि उन्हें ये सब देखना पड़ता है कि जो उनका प्रोविडेंट फंड है उसका जो कंट्रीब्यूशन है, क्या वो बिजनेस एंटिटी जो है
वो अपने ड्यूज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कर रहे हैं या नहीं, जो वर्कर्स का इंश्योरेंस है क्या वो किया जा रहा है या नहीं, जो वर्कर्स को बोनस मिलता है ईयरली, सो बोनस कब मिलता है, तब कंपनी का प्रॉफिट होता है। सो वर्कर्स इसलिए इंटरेस्ट होते हैं कि उन्हें ये देखना है कि उनका बोनस मिलेगा या नहीं, राइट। सो अगर कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं होगी तो वो कैसे बोनस डिक्लेयर कर सकती है। सो इन सब चीज़ों के लिए एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जो हैं इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए पैसे की नीड होती है या एक्सपैंड करने के लिए तब पैसे की नीड होती है, तब वो क्या करते हैं, वो बैंक्स को अप्रोच करते हैं। बैंक से अप्रोच करके वो क्या लेते हैं, लोन्स लेते हैं। सो कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने से पहले ये सोचेगा कि क्या अगर कल को कुछ हो जाए या बिजनेस जो है वो इतना डेवलप नहीं कर पाए, सो क्या कंडीशन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो पैसा है वो रिफंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट। सो जो रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने बैंक ने लोन दे दिए, सो क्या उसके इंटरेस्ट जो है वो टाइमली बैंक्स को मिलेगा या नहीं। सो इन सब चीज़ों के लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और उससे वो ये डिसीजन लेते हैं कि हमें जो है वो बिजनेस एंटिटी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो नेक्स्ट जो है वो है इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस में वो इन्वेस्ट करते हैं। सो वो क्या देखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितना है, कि बिजनेस कितना कमा रहा है और उनकी सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है। जो वो पैसा डाल रहे हैं क्या उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं, राइट। फिर अगला आते हैं हम क्रेडिटर्स पे। सो जो भी बड़े बड़े बिजनेस एंटिटीज होते हैं या छोटे भी जो होते हैं, उनका एक मेन रोल क्रेडिटर्स का भी होता है, क्योंकि जो भी काम चलता है वो उधारी में चलता है। और क्रेडिटर्स क्या करते हैं, उधार में बिजनेस को गुड्स प्रोवाइड करते हैं। सो जिन्होंने भी अपने गुड्स उधार पे दिए होते हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इसलिए देखते हैं कि क्या कल को मेरे पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, कि वो किस टाइम पे टाइमली पेमेंट कर रहे हैं या नहीं पेमेंट कर रहे हैं अपने क्रेडिटर्स की, या फिर जो भी अपना उधार है वो चुका रहे हैं या नहीं चुका रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। सो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं, अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं। सो गवर्नमेंट अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं बिजनेस की अर्निंग पे। सो अर्निंग कहाँ से पता चलती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चलती है कि बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, राइट। सो उसी पे गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेवी करती है अपनी, और जीएसटी चेक करते हैं, राइट। सो अब जनरल पब्लिक को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या नीड है। सो बिजनेस जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे सोसाइटी में ऑपरेट करता है। सो सोसाइटी में ऑपरेट करने के कारण वो क्या कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। सो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके अगर वो पब्लिक के लिए कुछ बेनिफिट नहीं कर रहा है, राइट, सो ये पब्लिक का बेनिफिट ही क्या कहते हैं हम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जो CSR भी कहा जाता है। सो ये क्या है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी क्या है, सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ के लिए जनरल पब्लिक जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करती है। और लास्टली रिसर्चर्स अपनी स्टडी के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ जो नया खोज रहे हैं उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अब इतना अकाउंटिंग के बारे में हम जान गए हैं। सो अब हमारे मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या अकाउंटिंग एक ही तरीके से की जाती है, या अकाउंटिंग के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, राइट, ब्रांचेस अलग चीज़ें हैं।
लेकिन अकाउंटिंग में क्या कुछ सिस्टम्स भी होंगे? सो अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि रिकॉग्नाइज करते हैं हम, यानी पहचानते हैं और रिकॉर्ड करते हैं किसको? बोथ एस्पेक्ट, यानी दोनों एस्पेक्ट किस किस के? डेबिट के और क्रेडिट के ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। सो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होंगे, राइट? एक होगा डेबिट का और जो दूसरा होगा वो होगा क्रेडिट का, राइट? क्योंकि समझ लीजिए, एक एग्जांपल से ऐसे समझते हैं हम, अगर मैंने किसी से एक बैग खरीदा, सो बैग में दो पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व होंगी? एक तो मैं हुआ, दूसरा जो बैग दे रहा है वो इन्वॉल्व हुआ। सो दो पार्टीज हो गए, राइट? एक मैं और एक बैग सेलर। सो इन दोनों पार्टीज में एक डेबिट हो जाएगा और एक क्रेडिट हो जाएगा, राइट? सो इसलिए ये दो एस्पेक्ट्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, जो डबल एंट्री सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, राइट? और जो दूसरा है वो क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री क्या होता है? जिसमें रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं इनकम्प्लीट, डबल एंट्री सिस्टम के। ये डबल एंट्री सिस्टम, अब जैसे इसमें समझ लीजिए सिर्फ मैंने ये एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया, सो ये क्या हो गया? सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया। सो इसमें क्या होता है? ईदर वन और नन, या तो सिर्फ ये रिकॉर्ड होगा या तो इसमें से कोई भी रिकॉर्ड नहीं होंगे, ठीक है? सो इसमें क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट ओनली, मतलब सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स और कैश अकाउंट ही रिकॉर्ड होते हैं, और इसमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है और ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी भी एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे या किसी को भी नहीं करेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि आप सब चीज़ें वो दिखा पाएँ कि आपने कहाँ किसको सैलरी दी थी या किसके साथ क्या ट्रांजैक्शन की थी? नहीं, राइट? अब हमने डबल एंट्री सिस्टम देखा और सिंगल एंट्री सिस्टम देखा। हमने अकाउंटिंग, बुक कीपिंग ये सब पढ़े थे। क्या वो डबल एंट्री सिस्टम है या सिंगल एंट्री सिस्टम है? तो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था कि रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में, फिर लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करते हैं, इसका मतलब हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें पार्टीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनके साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसके अलग अकाउंट्स बना रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट को। अकाउंटिंग क्या है? एक डबल एंट्री सिस्टम है। बुक कीपिंग भी डबल एंट्री सिस्टम है जो हम पढ़ते हैं। अब तक जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, जो सिस्टम हम पढ़ रहे थे, वो कौन सा सिस्टम था? डबल एंट्री सिस्टम था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। सिंगल एंट्री में तो प्रिपेयर नहीं होता। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के भी कुछ फ़ायदे होंगे, राइट? इसलिए ये इतना ज़्यादा यूज़ में आता है। अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम के। पहला है साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम यानी कि जो प्रोसीजर्स है, जो भी एक गिवन प्रोसेस है, अकाउंटिंग क्या करता है उसे फॉलो करता है। उसी प्रकार डबल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या है? एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें प्रोसेस और प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव जो भी होते हैं अकाउंटिंग के, उन्हें क्या किया जाता है? अचीव किया जाता है, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, राइट? एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, तब हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं।
सो हम दोनों पार्टीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमने लिया और जो दे रहा है, राइट। सो ये क्या है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। फिर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, तब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। सो हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस से हम क्या पता चलता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो क्या है, अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, यानी जो डेबिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट साइड के टोटल से मैच कर रहा है। फिर हमने पढ़ा था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। सो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं, किसके थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने का हमें क्या बेनिफिट था, उससे हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती थी। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल करने में, जो भी वेस्टेजेस हैं या फिर जो इनएफिशिएंट यूज़ है रिसोर्स का। फिर इससे क्या पॉसिबल हो जाता है, कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल हो जाती है, जो हमने देखा था इंट्रा फर्म, इंटर फर्म, कि हम कंपेयर कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर है उससे अभी जो प्रेजेंट ईयर है उसका। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे हमें बहुत सारी डेटा मिलता है, डेटा रिगार्डिंग टू सेल्स जो होती हैं हमारी, फिर हम कितना सैलरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सैलरी पे कर रहे हैं, कितना हमारा जो डेप्रिसिएशन है, कोई भी जो एसेट का वैल्यू कम हो रही है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना हमारा रेंट जा रहा है। ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोलिंग में यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर जो लास्ट है वो है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशंस। तब हर चीज़ का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है। सो समझ लीजिए आज मेरे पास 100 पेन है, मैंने वो रिकॉर्ड किए कि मैंने 100 पेन खरीदे, और अगर मैं प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने कितने सेल किए, कितने मेरे पास बैलेंस है, सो इससे मैं क्या पता कर सकता हूँ, अगर जो तब मैं चेक करूँगा कि अगर समझ लीजिए मैंने 50 पेन बेच दिए और मेरे पास कितने बैलेंस है, 50 बैलेंस बच गए। सो अगर मैं वापस स्टोर्स में अपने चेक करूँगा कि मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बची है, अगर वो 50 से कम हुई, सो मैं क्या डिटेक्ट कर सकता हूँ कि फ्रॉड हुआ है या फिर ये कहीं पे मिसप्लेस हो गए हैं, राइट। सो डबल एंट्री सिस्टम यही हेल्प करता है कि हमें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और उससे हम फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन, कहीं अगर हमने गलत रख दिए, कहीं गुम हो गए, सो हम उसका पता लगा सकते हैं। सो इसी के साथ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट।